तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के बारे में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कभी सोचा है कि अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया हो बिना कोई क्राइम किए, तो आप क्या कर सकते हो? उसी सिचुएशन के लिए होता है टॉर्ट लॉ, जहां आपको मिल सकता है इंसाफ और कंपनसेशन। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एकदम इजी वे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो इस नए वीडियो को समझने में सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि व्हाट इज अ टॉर्ट। टॉर्ट आखिर होता क्या है? टॉर्ट एक लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि ओरिजिनली वर्ड था टॉर्टम। और टॉर्टम वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड। अब टॉर्ट जो होता है वो एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी कि हमें कोई ड्यूटी दी गई और हमने वो फुलफिल नहीं करी। Breach of duty which amounts to a civil wrong. हमने एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी विच अमाउंट्स टू अ सिविल रॉन्ग। अब एक जो टॉर्ट है ना, वो कब अराइज होगा? अ टॉर्ट अराइजेस व्हेन अ पर्सन्स ड्यूटी टुवर्ड्स अदर इज अफेक्टेड। यानी कि एक पर्सन था, उसको बोला था कि मारपीट नहीं करनी है, लेकिन उसने फिर भी बी को मारा। तो यहाँ पे अराइज होता है टॉर्ट। टॉर्ट फीजर क्या होता है? टॉर्ट फीजर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि टॉर्ट कमिट करता है। और फिर एक हमारे पास एक और टर्म है, टॉर्शियस एक्ट। टॉर्शियस एक्ट का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। अब एक टॉर्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके भी हमारे पास अलग अलग डेफिनेशंस हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दोज डिफरेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी थी सैलमन ने। सैलमन ने बोला था कि जो टॉर्ट होता है वो एक सिविल रॉन्ग तो नहीं होता, यानी कि ओनली सिविल रॉन्ग नहीं होता है। अ टॉर्ट इज नॉट ओनली अ सिविल रॉन्ग विच हैज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि ये कोई श्योर नहीं है कि एक टॉर्ट के लिए सिर्फ हमें यही डैमेजेस मिल सकती हैं। जैसे कि एक क्राइम किसी ने कमिट करा और उसके लिए एक फाइन एक निर्धारित है कि भाई हाँ, अगर उसने क्राइम अगर कमिट करा तो उसे 50,000 का जुर्माना देना है। लेकिन इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी कि अनडिसाइडेड डैमेजेस हैं। डैमेजेस क्या होती हैं? ये होती हैं एज अ फॉर्म ऑफ रेमेडी। ठीक है। एंड विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। which is not just a breach of contract। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो तभी हमारा ये जो टॉर्ट है ये अराइज हो सकता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी तो बहुत कुछ काम हो सकते हैं जो कि एक टॉर्ट को अराइज करते हो। तो इसी तरह फिर सैलमन ने डिफाइन किया टॉर्ट को एज अ सिविल रॉन्ग which has unliquidated damages as a form of remedy and which is not just exclusively include the breach of contract। ये हमें सैलमन ने बोला। अगर हम इसे एक लाइन में बोले तो हम कहेंगे कि सैलमन ने बोला था कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग नहीं होता सिर्फ, जिसकी एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है एज अ फॉर्म ऑफ रेमेडी। और वो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करता, उसमें और भी सारी चीजें आती हैं। ठीक है। देन हमारे पास एक और जिसने डेफिनेशन दी थी टॉर्ट की, उसका नाम है फ्रेजर। तो फ्रेजर ने बोला कि टॉर्ट में आता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एक राइट भी होता हो। अब आप हम इसे अगर पार्ट्स में लिखें तो ये फ्रेजर ने बोला कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट भी आएगा टॉर्ट में। ठीक है। फिर उसने बोला कि इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल। इन रैम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इन रैम का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। ठीक है। अब इसने जो तीसरा एसेंशियल बोला था, एसेंशियल था कि गिविंग राइट ऑफ कंपनसेशन। जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने कोई क्राइम किया है उसके पास राइट टू कंपनसेशन भी होगा।
देन एक और बोला था, एक और इन्होंने एसेंशियल की, एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। उसे कंपनसेशन कब मिलेगा? जब वो जो इंजर्ड पार्टी है वो उसके ऊपर केस करेगा। ठीक है। अब अगर हम इन चारों इसेंशियल्स को जोड़ के डिफाइन करेंगे तो ये फ्रेजर की दी हुई डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है। फ्रेजर ने कहा था कि टॉर्ट एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट है जो कि हम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में करते हैं, जो कि उस पर्सन को राइट देता है कंपनसेशन का एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। So the Fraser defined tort as an infringement of right in rem of an individual giving right of compensation at the suit of the injured party. Okay. देन हमारे पास है कि टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या होंगे। अभी तक हमने जो पीछे फ्रेजर और सैलमन के ऐसे एसेंशियल्स बोल के पढ़े वो उनके डेफिनेशन का पार्ट है, उन्होंने एसेंशियल्स डिफाइन नहीं करे थे। टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या होंगे? टॉर्ट का एसेंशियल होगा एक रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, यानी कि हमें बोला था कि तुम ये नहीं करोगे लेकिन तुमने फिर भी करा, तो ये रॉन्गफुल एक्ट हो गया। और ओमिशन का मतलब है कि हमें बोला था कि ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करने हैं लेकिन हमने नहीं करे वो, तो हमने उसे ओमिट कर दिया। दैट इज कॉल्ड ओमिशन। सो अगर हम रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे एक पर्सन को एक टॉर्ट के लिए लायबल करने के लिए he must have done some act which he was not expected to do, or he must have omitted to do something which he was supposed to do। ठीक है। देन हमारा एक सेकंड एसेंशियल जो है वो होता है ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। लॉ ने कुछ ड्यूटी इम्पोज करी हो सकती है। ड्यूटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ड्यूटी एक्सपेक्ट करती है एक पर्सन से कि वो एक एक्ट को करे, यानी कि ट्रैफिक लाइट फॉलो करे। नेगेटिव ड्यूटी होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान वो नहीं करेगा, यानी कि ट्रैफिक लाइट को जंप नहीं करेगा। देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। हमने ड्यूटी इम्पोज कर दी कि भाई तुम्हें ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ने, लेकिन तुमने फिर भी तोड़ दी, तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, इम्पोज्ड बाय लॉ। देन हमारा जो थर्ड एसेंशियल है वो होता है एक्ट मस्ट रिजल्ट इन लीगल और एक्चुअल डैमेज। अब लीगल और एक्चुअल डैमेज में क्या है? लीगल और एक्चुअल डैमेज में दो मैक्सिम आएंगे, लीगल मैक्सिम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है इंजूरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजूरिया। लीगल डैमेज में होगा कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि लीगल डैमेज उससे कॉज हुआ है। इट हैज टू गॉट टू प्रूव दैट देयर वाज अ wrongful act causing breach of legal duty और वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। सो जब हम अगर इस स्लाइड को एक बार में शॉर्ट सम अप करें तो हम कहेंगे कि एसेंशियल होता है कि एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए जो, और फिर एक ओमिशन होना चाहिए कि उससे वो ड्यूटी करने को थे ले उसने नहीं करी। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ होनी चाहिए। उसके बाद जो है प्लेंटिफ को मस्ट प्रूव करना है कि उसके ऊपर उसका जो राइट है, लीगल राइट, वो इन्फ्रिंज हुआ है। और इसी के साथ हमारे पास दो मैक्सिम है, इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया। सो इंजूरियस सिने डैमनम या तो इंजूरियस सिने डैमनम या इंजूरिया सिने डैमनम एक के बाद है। आप इसकी जगह इंजूरिया सिने डैमनम कर सकते हैं। इंजूरिया सिने डैमनम से आप क्या समझेंगे? इंजूरी, इंजूरिया ये इंजरी वर्ड से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब होता है इंजरी। अब इंजरी का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर राइट। ये नहीं है कि उसे चोट पहुंचा दी, इसका मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर राइट। और डैमनम का मतलब होता है सब्सटेंशियली हार्म कॉज करना। मनी लॉस हो गया या फिर हेल्थ से कुछ हो गया या कंफर्ट प्लेस या कुछ भी, सब्सटेंशियल डैमेज। तो इंजूरिया सिने डैमनम में आता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। अब इंजूरिया सिने डैमनम में भी जो है ना, दो तरीके के इसमें एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला आता है एक्शनेबल और एक होता है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल
और सेकंड होता है हमारा एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब होता है कि इसमें एक्शन ले सकता है प्लेंटिफ विदाउट द प्रूफ ऑफ एनी डैमेज, जैसे कि ट्रेसपास करना। और एक्शनेबल जो होता है उसमें प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसे कुछ डैमेज कॉज हुई है। Injurious in damnum में plaintiff must suffer any harm and legal right is violative is to be proved by the plaintiff। इसमें हमारे पास केस लॉज हैं, जैसे कि एक है हमारे पास एशबी वर्सेस वाइट। तो इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर था एट अ पार्लियामेंट इलेक्शन पे, पर जो डिफेंडेंट था ना, यानी कि जो ऑफिसर था, उसने रॉन्गफुली उसे रिफ्यूज कर दिया था प्लेंटिफ का वोट लेने से। तो यहाँ पे एज सच कोई हार्म तो हुआ नहीं है, एज सच तो नहीं है कि उसने प्लेंटिफ को मारा पीटा हो, नहीं ना, लेकिन उसका लीगल राइट टू वोट वो उसका वायलेट हुआ था। तो इसीलिए कैंडिडेट ने उसे सू करा था और प्लेंटिफ सक्सीड हो गया था उसके एक्शन में, इवन दो उसे कोई डैमेज नहीं हुई थी। ये केस है एशबी वर्सेस वाइट। देन हमारे पास एक और है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के। इसमें था कि पिटिशनर जो है ये एक एमएलए था जम्मू कश्मीर असेंबली में। इसको पुलिस ने डिटेन कर लिया था ऑन हिज वे टू अटेंड द असेंबली सेशन। अब ये जो है दिस अमाउंटेड टू इंजरी टू द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी विच इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट इसकी पिटीशन एंटरटेन करती, ही वॉज रिलीज्ड बाय द वे ऑफ कंपनसेशन विद अ कंपनसेशन ऑफ 50,000। ठीक है। एंड देन हमारे पास हमारा जो दूसरा मैगजीम है वो है हमारे पास डैमनम सिने इंजूरिया। अब डैमनम सिने इंजूरिया, अब आप इन दोनों वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है। तो डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज कॉज करना विदाउट द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। इसमें था कि डैमेज हमने कॉज करी है विद लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। इसमें है कि हमने डैमेज कॉज करी है लेकिन इसमें हमारा लीगल राइट कोई भी इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। तो इसमें हमारे पास एक केस है जो कि है ग्लोकस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें था कि डिफेंडेंट जो था वो एक स्कूल मास्टर था जिसने कि एक राइवलरी स्कूल सेटअप करा था टू द प्लेंटिफ। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी था तो प्लेंटिफ ने रिड्यूस कर दी थी अपनी फीस फ्रॉम 40 पेंस टू 12 पेंस पर स्कॉलर एज द क्वार्टर। प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ के पास कोई रेमेडी इसमें नहीं थी फॉर द लॉस सफर्ड बाय देम। ठीक है। देन हमारे पास एक और केस है चेसमोरे वर्सेस रिचार्ड्स। इसमें ये था कि इसमें 4 डिफेंडेंट थे। तो इसमें क्या था कि उन्होंने एक वॉर्ड ऑफ मतलब एक दीवार बना दी थी ताकि जो वाटर है वो उनके लैंड में ना जाए, और बाय डिगिंग आ ट्रेंच एंड ठीक है। तो फिफ्थ डिफेंडेंट ने क्या करा, फिफ्थ डिफेंडेंट ने भी वही सेम चीज करी। तो रेन वाटर जो है वो फ्लो हो गई थी प्लेंटिफ के लैंड में, जिससे कि उसके लैंड में डैमेज कॉज हो गया। तो उसने डिमांड करा था इंजंक्शन टू डेमोलिश द वॉल्स एंड फिल अप द ट्रेंच। तो इसमें ये हेल्ड हुआ था कि ओनर ऑफ द लैंड हैज द राइट टू बिल्ड अ फेंस ऑन हिज ग्राउंड टू प्रिवेंट डैमेज बाय ओवरफ्लो ऑफ ट्रेंच। द डिफेंडेंट्स वर नॉट लाइबल फॉर द डैमेज कॉज टू द प्लेंटिफ। ठीक है। And that's all for this video. I hope you have understood the concept of tort and those two legal maxims. If you have any doubt, any suggestions, or if you want any topic to be discussed in the upcoming videos of the tort, then you can comment it down. Thank you.